Hello students, good morning and welcome to A2S Academy. Myself जमाल अहमद उस्मानी और आज की डेट में हम आपको 12th क्लास का पहला चैप्टर NCERT का, उससे पहले एक इंट्रोडक्टरी पार्ट इंटरमीडिएट बायो सिलेबस का देने जा रहा हूं और मैं आपको उस सिलेबस का जो कंप्लीट कंटेंट्स हैं 5 यूनिट्स 16 चैप्टर्स, मैं आज इंट्रोडक्टरी क्लास में उन सारे चैप्टर्स की वैल्यू बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर आपके किस लोअर क्लास से आके एलेबोरेट हुआ, पहली बात। दूसरी बात, कौन सा चैप्टर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी यूनिट, कौन सा चैप्टर 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम पेपर्स में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, कौन सा चैप्टर बॉटनी का है, कौन सा जूलॉजी का है, कौन सा चैप्टर कॉमन है, हम इसकी बात करेंगे। तो होता क्या है कि जब स्टूडेंट्स को सिलेबी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो वो ऑटोमेटिकली कभी कभी क्या होता है कि किसी स्टूडेंट का ज़्यादा इंटरेस्ट बॉटनी में रहता है, किसी का जूलॉजी में रहता है, तो उसको जब ये बता दिया जाता है या जब वो स्टडी करने के दौरान समझ लेता है कि ये चैप्टर जूलॉजी का है, ये चैप्टर बॉटनी का है, ये चैप्टर इकोनॉमिक बॉटनी का है, ये चैप्टर इकोनॉमिक जूलॉजी का है, या ये चैप्टर इकोनॉमिक बायोलॉजी का है, यानी उसमें जूलॉजी बॉटनी कंबाइंड है, तो वो बहुत इंटरेस्ट के साथ रेगुलर कम फाउंडेशन लेवल से उसकी प्रिपरेशन शुरू करता है। तो इसी आज मेरी क्लास जो पहली आपसे क्लास होने जा रही है वो डायरेक्ट फर्स्ट चैप्टर पे नहीं हो रही है। ये जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है, ये फर्स्ट लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट इंटरमीडिएट बायो सिलेबस पे बेस्ड है और CBSE है। वैसे भी सारा करिकुलम इंटरमीडिएट का बायो सिलेबस टोटल CBSE पैटर्न हो गया और स्टेट और सेंट्रल सारे बोर्ड इसी करिकुलम को अब फॉलो भी कर रहे हैं लास्ट 3 to 4 ईयर्स से। इस वजह से सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा सिर्फ एक ही सिलेबस है NCERT। वही नीट को भी NTA कंडक्ट कराएगी तो वही सिलेबस लेगी, कोई भी CBSE बोर्ड कंडक्ट कराएगी, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तो वही सिलेबस लेगी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो स्टूडेंट्स, आइए हम जानें कि हमारे कौन से चैप्टर्स हैं और कौन कौन सी यूनिट हैं और वो कितनी यूनिट उसमें से, कितने चैप्टर उसमें से 10th क्लास के आए हुए हैं, ठीक है, कितने 9th क्लास का एलेबोरेट हुआ है, इस चीज़ को आइए समझें। और ये चीज़ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि कुछ चैप्टर्स जो 9th 10th का इसमें एलेबोरेशन हुआ है 10th में, तो मैं कभी कभी क्या कहता हूँ स्टूडेंट से कि अगर आपके पास 9th 10th का रेफरेंस बुक या NCERT हो तो उसको फ़ौरन क्विक रिवीजन करके छोड़ दीजिए, तो आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा फिर से। अब बेस जब स्ट्रांग हो जाता है तो आगे का सारा कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। तो हमेशा फाउंडेशन लेवल का ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि सारा नॉलेज का एकेडमिक पिलर उसी पे आपका खड़ा होना है और बेस स्ट्रांग रहता है तो हमेशा बुनियाद स्ट्रांग रहेगी तो हमेशा के सारे मकान अच्छे रहते हैं। तो आप उस तरीके के एग्जाम्पल्स एकेडमिक में लगाया करिए। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग जानें कि यूनिट 1 में कितने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स का क्या नाम है और वो किससे रिलेटेड हैं। नाउ यूनिट 1 है हमारी। पहले तो हम जान लें कि हमारे पूरे सिलेबस में 5 यूनिट है, जिसमें यूनिट 1 में 4 चैप्टर कंसिस्ट हैं। बहुत ध्यान से समझिए, जिनके पास NCERT की बुक नहीं है वो नोट कर लें, जिनके पास है वो अपनी कंटेंट्स निकाल लें NCERT का। यूनिट 1 में 4 चैप्टर, यूनिट सेकंड में 3 चैप्टर हैं, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट फिफ्थ। यूनिट फोर्थ में तो 2 चैप्टर हैं, यूनिट फिफ्थ और यूनिट थर्ड में यूनिट 2 4 यूनिट थर्ड और यूनिट
फिफ्थ में 4 चैप्टर हैं। तो 4 3 7 4 11 11 4 15 तो 17 कैसे हो रहे हैं, 16 चैप्टर है। यानी यूनिट फोर्थ में 2 है, इसमें 4 है। और यूनिट थर्ड में 3 चैप्टर्स हैं। यूनिट थर्ड में 3 चैप्टर्स हैं। तो 4 3 7 3 10 10 2 12 12 4 16 टोटल हमारे कितने चैप्टर हो गए, 16 चैप्टर हो गए। यूनिट कितनी हो गई, 4। 16 चैप्टर्स 4 यूनिट। ये इंटरमीडिएट बायो सिलेबस है प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और उसकी जो पर्सनल बुक है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT बुक। 16 चैप्टर आपके, बहुत ध्यान से समझिए, 16 चैप्टर आपके क्लास 12th बायो में है। 11th में 22 चैप्टर हैं। 11th में 22 चैप्टर हैं। 16 और 22 मिल के होते हैं 38 चैप्टर, और ये 38 चैप्टर हमारे नीट एग्ज़ाम का सिलेबस बन जाता है। ठीक, लेकिन अभी हम इस 38 की कोई कहानी नहीं सुन रहे और ना नीट की सुन रहे हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ 16 चैप्टर्स की बात कर रहे हैं। तो बिना बुक देखे अब आप अपने माइंड में ये बात रखिएगा कि हमारे 12th में 5 यूनिट हैं, और उस 5 यूनिट में पहली यूनिट में 4, दूसरी यूनिट में 3, तीसरी यूनिट में 3, चौथी यूनिट में 2 और 5वीं यूनिट में 4, टोटल 16 चैप्टर हैं। और वो 16 चैप्टर्स के नाम अभी हम आपको नोट करने जा रहे हैं, और उस चैप्टर्स कौन कौन से चैप्टर्स 9th से एलेबोरेट हुए, कौन से 10th से एलेबोरेट हुए, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये आप नोट कर लीजिए। अब यूनिट 1 के मैं चैप्टर लिख रहा हूँ। ट्वेल्थ बायो, यूनिट 1। यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स। रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स। चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये मैं यूनिट 1 के 4 चैप्टर्स के बारे में आपको बताया। अब 10th क्लास से एलेबोरेट कौन सा चैप्टर 12th में हुआ, ये देखिए, रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स। अच्छा, ये चारों इत्तेफाक से रिप्रोडक्टिव चैप्टर्स में आते हैं, इस वजह से इस यूनिट 1 का नाम पड़ा रिप्रोडक्शन। याद रखिएगा, यूनिट का नाम भी अगर किसी टाइटल से पढ़ रहा है तो वो इस बात का सबूत है कि उसके यूनिट में ज़्यादातर यही चैप्टर्स हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव यूनिट हो गई, जो कि कंसिस्ट हो रही है रिप्रोडक्शन से। ठीक, 4 चैप्टर्स जो कि लिविंग्स के रिप्रोडक्टिव यूनिट से ही बिलोंग कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स टोटल इसी में आ रहा है। रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स में आप ह्यूमन, एनिमल, आपको मैंने 3 लिविंग्स बताया था, ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स। ये तीनों के रिप्रोडक्शन का मेथड आपको इस फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा। उसके बाद
आपने देखा है कि एंजियोस्पर्म प्लांट जो होता है उसका फ्लावर होता है, तो उस फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेल डेवलप्ड होता है, तो वो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पूरी बन गई है फ्लोरल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये भी सेकंड चैप्टर बनता है, लेकिन स्पेशली फॉर फ्लावर, स्पेशली फॉर एंजियोस्पर्मिक प्लांट, दोज प्लांट विच हैज़ कवर्ड ओव्यूल्स विच बियर्स फ्लावर। तीसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी की बात करेगा। चौथा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शंस में मिलने वाले डिसऑर्डर्स डिस्टर्बेंस को ट्रीट करेगा, और फैमिली प्लानिंग और आर्टिफिशियली जो फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ किस तरीके से मेल फीमेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहें उस बात को बताएगा। ये चारों चैप्टर यूनिट 1 का रिप्रोडक्टिव यूनिट में आ गया। अब देखिए, आपने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा था हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आपने 10th क्लास के essay 2 में चैप्टर पढ़ा था हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आपको उसमें 3-4 पोर्शन था। आपने बर्थ कंट्रोल मेथड्स पढ़ा था, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में था। आपने जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा था, पॉलिनेशन पढ़ा था, वो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में मिला। आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था, आपने प्लेसेंटा का ह्यूमन बॉडी के अंदर फंक्शन पढ़ा था, आपको वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मिला। आपने रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा था, माइक्रो प्रोपेगेशन पढ़ा था, वो सब आपको रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स में 12th में मिल रहा है। और ये चारों यूनिट का थोड़ा थोड़ा पोर्शन आपको मिला था हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में। मिला था कि नहीं? मिला था। तो आप अभी आज की डेट में मेरी क्लास अटेंड करने के बाद हाउ डू ऑर्गेनिजम्स चैप्टर क्लास 10th का जो भी रेफरेंस आपके पास हो, NCERT हो, आप उससे एक बार 5 मिनट का क्विक रिवीजन कर लेना, फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लेना। FTR जैसे ही तुम बैक चैप्टर्स का लगाओगे, बैक क्लास का, तुमको आगे का जो भी टॉपिक का एलेबोरेशन आगे की क्लास में मिलेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आपको बहुत आसानी हो जाएगी समझने में, पढ़ने में, लिखने में, सब में। तो इस वजह से आप हाउ डू ऑर्गेनिजम रिप्रोड्यूस को बहुत ढंग से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हमारा रिप्रोडक्शन इन लिविंग से स्टार्ट होगा। उसमें हम आपको ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स में कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, कैसे होता है, कौन कौन सी मेथड हैं, सब आपको उसमें मिलेगी। ठीक है, इस वजह से मैंने यूनिट 1 का भी आपको बताया। अब आप देखिए, अब अभी भी आपका 10th का चल रहा है। यूनिट सेकंड का नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। क्या नाम है? जेनेटिक्स। आप कहेंगे बहुत बेसिक छोटी सी चीज़ बता रहे हैं, लेकिन बेटा सिलेबस ही सारे एकेडमिक प्रिपरेशन का पिलर होता है। अगर सिलेबस नहीं तो कोई प्रिपरेशन नहीं। आप किस वेज में पढ़ेंगे अगर आपके पास सिलेबी नहीं? और सिलेबी अगर है तो वो किस सिलेबस को भी समझना एक टैलेंट होता है बेटा स्टूडेंट्स का। आप सिलेबस पे आपकी ग्रिप कितनी है? वाइवा में अगर आपसे पूछ लिया जाए, आप क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम दे के प्रैक्टिकल वाइवा देने में आए और एग्जामिनर आपसे पूछे कि हाउ मेनी चैप्टर्स इन योर NCERT, आपको याद होना चाहिए। अगर आप कहेंगे 16 तो कहेगा यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर बताइए। वो क्यों पूछ रहा है? वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो इतना ही आंसर अगर करेक्ट पाएगा तो समझ जाएगा कि आपने NCERT को पढ़ा है। अगर आपने नंबर ऑफ चैप्टर्स इनकरेक्ट बताए, नंबर ऑफ यूनिट के चैप्टर्स कितने हैं इनकरेक्ट बताए, तो वो समझ जाएगा कि NCERT टच नहीं है। आपने ऐसे ही एग्ज़ाम के टाइम पे सॉल्व अनसॉल्व देखे और पेपर्स दे दिए। तो यहीं से बेटे बच्चों की एकेडमिक IQ का पता चल जाता है, और वो कितना अपने सिलेबस, अपने प्रिपरेशन के लिए डिवोटेड हैं, वो भी पता चल जाता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी को बेटे हमेशा दिमाग में रख के चलना, और अपने जो भी कॉन्सेप्ट हों, जो भी डाउट्स हों, उनको अपने रिलेटेड सब्जेक्ट फैकल्टी से ज़रूर उसको क्लियर करना। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यूनिट 2 है। ठीक है, अब यूनिट 2 में इसके पास 3 चैप्टर आ जाता है। नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस।
प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। नंबर 2, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नंबर 3, इवोल्यूशन। अब आप देखो बेटा, क्या ये तीनों चीज़ आपने पढ़ा 10th में? पढ़ा। आपका 10th में एक चैप्टर था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन था। उस हेरिडिटी एंड वेरिएशन में आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा था, मेंडल्स लॉ। आपने मेंडल्स के 3 लॉस पढ़े थे, वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस था। ब्लड ग्रुप पढ़े, कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़े। आपने इस चैप्टर्स को पढ़ा, 12th में इसका एलेबोरेशन मिला। उसके बाद आपने द डीएनए के बारे में पढ़ा, आपने डीएनए के बारे में पढ़ा, डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल के बारे में आपने पढ़ा, उसकी डिटेल आपको इसमें मिल रही है। उसके बाद आपने इवोल्यूशन पढ़ा, डार्विनिज्म पढ़ा, लैमार्किज्म पढ़ा, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी पढ़ा, ठीक है। आपने ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ा, यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट पढ़ा, वो सब आपने हेरिडिटी एंड वेरिएशन 10th क्लास के चैप्टर में पढ़ा। आप उसको आज की ही डेट में जैसे ही रेफरेंस उठा के रिवाइज करेंगे, 12th क्लास को जैसे ही स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, कम से कम 20% आपको ऑन स्पॉट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सिलेबस की एक मैकेनिज़्म होता है, सिलेबस कहीं अलग से नहीं लाया जाता। सिलेबस लोअर क्लास से जब बनता है तो उसका धीरे धीरे एलेबोरेशन होता जाता है on the behalf of the on the basis of the जो new technologies and scientific evolutions के बेसिस पे, ठीक है। तो ये आपको यूनिट 2 10th क्लास की हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आपने उसका बेसिक पढ़ा। ये आपको देखिए मैं किस तरीके से जोड़ रहा हूँ, 10th का 12th से कनेक्शन, 9th का 11th से कनेक्शन, ठीक है। तो हमेशा बेटे जब भी आप नेक्स्ट क्लास में जाएं तो आप हफ्ते में, महीने में, 15 दिन पे एक मरतबा अगर रिलेटेड चैप्टर्स को बैक क्लास में छोड़ के आए हैं तो उसका रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि वो आपका बेस है। और जब आप उसको रिवीजन करेंगे ना तो आपका ऑटोमेटिकली एकेडमिक एक्सीलेंसी हायर क्लास के चैप्टर्स में बढ़ेगी। तो ये आपका 2nd यूनिट के 3 चैप्टर हेरिडिटी एंड वेरिएशन से बना, ठीक है। अब उसके बाद बेटे अब जो आपका चैप्टर्स बचेगा यूनिट 3rd, यूनिट 4th, यूनिट 5th का, उसमें यूनिट 4th का जो 2 चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एप्लीकेशंस। अब एनसीईआरटी की बुक आप अपने से देखिएगा तो यूनिट 3rd, यूनिट 4th, यूनिट 5th में जो 3 और 2 और 4 चैप्टर्स हैं उनका नाम आप देख लीजिएगा। और वो 12th से ज़्यादा वो 9th से कनेक्ट हो जाते हैं। तो 9th क्लास के रिलेटेड बुक आप उस रिवाइज करेंगे तो इसका क्लियर हो जाएगा। और कुछ चैप्टर्स 10th के हैं, 10th से रिलेटेड हैं, उसको आप रिवाइज करेंगे तो उस पर ग्रिप बन जाएगी। अब जैसे यूनिट 3rd के चैप्टर्स की हम लोग बात करें, यूनिट 3rd में स्ट्रैटेजीज़ है, स्ट्रैटेजीज़ इन फूड प्रोडक्शन। नंबर 2, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। नंबर 3, हेल्थ एंड डिजीज़। आइए क्लास 9 से इस चैप्टर्स को जोड़ें। ये चैप्टर्स क्लास 9 से मिलता है। हेल्थ एंड डिजीज़ आपने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था, वाई डू वी फॉल इल, टोटल आपको उसी में मिलेगा। आप उसको रिवाइज करेंगे, इसका बेस स्ट्रांग होगा। उसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, आपने एक चैप्टर पढ़ा था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। आपने उसमें ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड क्रॉप्स का, एनिमल से बेनिफिट मिला था, फूड मटेरियल्स का, उसके ये चैप्टर्स उसमें आता है। ये दोनों चैप्टर इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्स में आता है। उसके बाद आपने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा था, एपीकल्चर, पिसीकल्चर, कैटिल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। तो वो आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्स क्लास 9th में था। तो वो आपका स्ट्रेटजीज़ इन फूड इन्हेंसमेंट प्रोडक्शन 12th क्लास की यूनिट 3rd का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है।
आपने फूड प्रोडक्शन वाला, तो ये तीनों क्लास 9 से अटैच हो जाता है। यूनिट 4 सबसे अलग हो जाती है क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी है। ये अभी हम लोगों ने थोड़ा बहुत टिश्यू कल्चर से रिलेटेड देखा था। बायोटेक्नोलॉजी, इसमें 2 चैप्टर आते हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, और नंबर 2 एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस। ठीक है। उसके बाद बेटे यूनिट लास्ट आती है 5th। यूनिट 5th में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये क्लास 10th के इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का चैप्टर था। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट जो क्लास 10th का चैप्टर था, वो आपके 12th क्लास की यूनिट 4th के चारों चैप्टर से रिलेटेड हैं, क्योंकि इस चैप्टर की यूनिट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बेटा, ये जो यूनिट है वो क्लास 10th का 2 चैप्टर से एलेबोरेट होके आया है। नंबर 1 एनवायरमेंटल इश्यूज़, नंबर 2 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है। तो उसमें आपको बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन मिला, एनवायरमेंटल इश्यूज़ मिले, ओजोन डिप्लीशन मिला, ओडीएस मिले, उसके एग्जाम्पल मिले, इकोसिस्टम मिला। ठीक है। और इकोलॉजी पूरी मिली। ठीक है। 10% लॉज मिला। तो ये सारे क्लास 12th के इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाली यूनिट में है, लेकिन इसका एलेबोरेशन कहाँ से आया? क्लास 10th से। तो इसमें 70% क्लास 10th का है 12th में, 30% क्लास 9th का है एलेबोरेशन, यानी उसको डिटेल में करके दिया गया। और क्लास 11 का सिलेबस 70% क्लास 9th है, 30% क्लास 10th है क्लास 11th में। तो इस तरीके से बेटे हम लोगों का ये पूरा यूनिट वाइज चला है। ठीक है बेटे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा वो यूनिट 1 होगा। और इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने आपको इसलिए ये सब बता दिया कि आप यूनिट वाइज प्रिपेयर रहें, और क्लास 10th का बेटा जो चैप्टर है इससे रिलेटेड उसको रिवाइज़ कराने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप उसका बेस क्लियर कर लें। तो मेरे साथ जब आपकी वीडियो लेक्चर से स्टार्ट होगा तो आपको वो चैप्टर जो क्लास 12th में है वो समझ में आएगा। इसलिए बेटे उसको रीड करके और क्वेश्चंस अपने लेके आइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।